हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट करा था कि कैसे 4 अगस्त 1789 को पास कर दी जाती है कि हम फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश करेंगे कम्प्लीटली। ओके, और टैक्सेस ऑब्लिगेशन जो था इसको क्या करेंगे, एबॉलिश करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। फिर यहाँ पे जो क्लर्जीज़ हैं इनको फोर्स की जाती थी प्रिविलेजेस, अपनी जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है उसको आप गिव अप कर दो, है ना। और टीथेस जो है इसको भी अबॉलिश कर दी गई। जो लैंड जो चर्च को टैक्स पे की जाती थी उसको हम टीथेस बोलते थे। और जो भी लैंड्स जो चर्च ओन कर रहे थे उसको जब्त कर ली गई थी जबरन, किसके द्वारा, तो बाय द थर्ड स्टेट्स। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट क्या हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने कितने एसेट्स इनको ऑब्टेन्ड हुई, तो वो 2 बिलियन लिवर्स हुए। ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हमें पता है कि फ्रांस में क्या हुआ था, 20 जून को यहाँ पे थर्ड स्टेट्स टेनिस कोर्ट में आकर ओथ लिए थे सबने कि हम क्या करेंगे, हम डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो बिज़ी हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। 1791 में ये काफ़ी बिज़ी हो जाएंगे, ठीक है, और ये कंप्लीट कर देंगे। 1791 में ड्राफ्ट कंप्लीट कर देंगे बनाना। सबसे मेन इसका जो एम रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ताकि जो वो क्या करे, जो मोनार्क है उसका पावर को वो लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बना सकते हैं कि लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि मोनार्क के अकॉर्डिंग। जो क्वीन, जो कि किंग जो होते हैं ना, वो मोनार्की होती है जहाँ पे किंग रानी की चलती है रेन। फिर ये जो पावर्स हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं प्रीवियस आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, यहाँ पे सेपरेशंस होंगी पावर की, है ना, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, क्योंकि मोंटेस्क्यू ने बोला था कि आप पावर सिर्फ एक ही लोगों के हाथ में मत दो, आप उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में दे दो। जो जैसे एक लेजिस्लेचर हो गया जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा यानी लागू करेगा, और जुडिशरी जो है वो अगर वायलेट होती उस लॉज की तो उसको क्या करेगा, वो उसको पनिशमेंट देगा। तो ये जो है ना, ये सिस्टम बना दी गई सेपरेट ऑर्गन्स की। ये जरा एक इंसान उसको कंट्रोल नहीं करेगा, एक ही इंसान को अथॉरिटी नहीं दी जाएगी, बट सेपरेट अथॉरिटीज़ के लिए बना दी गई। इसी से फ्रांस क्या हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, क्योंकि यहाँ पे अब लिमिट कर दी गई मोनार्की की पावर और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बना दिया गया स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे फिगर 7 आप देखोगे, ये एक्सप्लेन करेगा कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, आप इसको अच्छे से देख लो। बिफोर वी सी दिस इमेज, ठीक है, हम नीचे थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम ऊपर की इमेज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देखो, आपको पता है फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी थी, तो 1791 को बनी थी। और इसमें कुछ पावर जो है ना दी गई है, किसको, लॉज बनाने के लिए, ठीक है, नेशनल असेंबली। अब ये पहली बार बन रही है, पहली बार ये बना रहे हैं ऐसा सिस्टम को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में पावर दी गई थी कि वो लॉ बनाएगा, कौन, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनाएगा, नेशनल असेंबली इसकी नाम रखी गई, एक बॉडी है। इस नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाएगा, लॉज बनाएंगे, कानून बनाएंगे, जो कि है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पे लोग जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होंगे, बट इनडायरेक्टली वे से इलेक्ट होंगे, और वो सिटीज़न जो है वो उसको वोट करेंगे, ठीक है, वोटेड फॉर द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। मान लो जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, इलेक्टर्स हो गए, वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर लॉज बनाऊँगा, तो उनको फिर सिटीजन्स फर्दर क्या करेंगे, वोट करेंगे उनको अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन से, हाँ ये अच्छा इंसान है, ये कुछ डिपार्टमेंट में अच्छा करेगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगी, वोट दी जाएगी। हु इन टर्न चूज़ द असेंबली, ठीक है, जो ये असेंबली को चूज़ करेगा। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, लेकिन एक डिमेरिट यही थी, क्योंकि ये सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, तो लोगों ने इतना सोचा नहीं, बट हर सिटीजन्स को यहाँ पे क्या थी, वोट देने का अधिकार नहीं था।
सिर्फ जो इंसान थे मेन, ओके, यहाँ पे वुमेन एक्सक्लूडेड थी, मेन जो 25 ईयर्स ऑफ एज हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, ठीक है, वो टैक्स पे कर रहे हैं। ऐसे जो जेंट्स थे उस सोसाइटी में जो 25 ईयर्स एज थे, और वो अपनी जो तनख्वाह होती है, ठीक है, 3 days की जो लेबरर्स वेज उनको मिलती है, उसमें से वो टैक्स इक्वली पे कर रहे हैं 3 days की, तो उनको दी जाती है स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स की। हाँ, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमारे स्टेट के लिए और आप काफ़ी बेनिफिशियल हो, तो इसलिए आपका वोट जो है वो काउंट होगा। एंड दे वर ओनली द citizens who had the right to vote, दैट इज़ दे वेर एंटाइटल टू वोट, ठीक है, इनको वोट के लिए राइट मिली थी। और बाकी जो मैन थे, वुमेन थे, इनको पैसिव सिटीजन्स में डाला था बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस, ठीक है, लेबरर्स वेज के 3 days में ये पे नहीं कर पा रहे हैं टैक्सेस को, तो इनको तो सिटीजन्स बोला गया, पैसिव हो आप, बिल्कुल रिडंडेंट हो, बिल्कुल पैसिव हो, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टेट में, तो वी आर नॉट ट्रीटिंग यू एज ए एक्टिव सिटीजन्स। तो इनको काफ़ी पैसे बना दिया गया। यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। अब आपको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, यानी कि एज एन इलेक्टर आपको रिप्रेजेंटेटिव बनना है कि लोग आपको वोट दें, ठीक है, वो मेंबर बनने के लिए असेंबली की, कि आप असेंबली में बैठो। जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट में जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी तो क्वालिफिकेशन होती है, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट में सॉरी इनकी जो असेंबली है उसको हम असेंबली बोलते थे, तो उनके कुछ मेंबर्स होंगे, तो वो मेंबर्स जो बोलेंगे हाँ हम कानून बनाएंगे, तो वो जो मेंबर्स इलेक्टर होते हैं उनको तो उनके लिए तो और क्या थी, काफ़ी क्या होता था कि उनको हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स होना चाहिए था, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लाइबल हो, टैक्स पे कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्रीटेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और आपको फिर उसमें राइट्स दी जा रही है, वोटिंग की राइट्स हो रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो तो आपको जनरल असेंबली में बैठने की भी राइट दी जा रही है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखेगा, ठीक है, डिक्लेरेशंस ऑफ ड्रॉट्स ऑफ लेहोमी। तो यहाँ पे आपको 2 फीमेल्स की बॉडी दिख रही होगी जिसमें से एक एंजल टाइप का डिपिक्शंस किया गया है, ठीक है, तो हर इमेज आप जो देखोगे ना उसमें आपको डिपिक्शंस जो भी दिखेंगी उसका एक काफ़ी मीनिंगफुल मतलब होगा। जैसे इनकी विंग है ना, फिर यहाँ पे ये हथकड़ी है जिसको तोड़ी जा रही है, इसका मतलब है अब ये लिबर्टी की तरफ जा रहे हैं, ये चेंड थे पहले, अब ये क्या है, आज़ाद है। तो हर एक फ़ोटो में आपको डिपिक्शन कुछ ना कुछ चीज़ों की मिलेगी, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है, ये फिगर 8 में आप देख रहे हो, इसमें डिक्लेयर की जा रही है कि एक इंसान जो है उसके क्या अधिकार है, ठीक है, मैन एंड सिटीज़न और सिटीज़न की। अब आप यहाँ पे एक चीज़ फोकस करोगे, यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया है मैन को और सिटीज़न को, मतलब यहाँ पे मैन को अलग दी गई है और सिटीज़न को अलग दी गई है, मतलब इन दोनों को अलग समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एज अ होल ह्यूमन बींग यहाँ पे बोली जा रही है। पेंटेड बाय द आर्टिस्ट ले बार्बियर इन 1719। अब ये जो है ये आर्टिस्ट ने इस ड्राइंग को बनाया है। द फिगर इन द राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस। अब ये राइट में जो आप फिगर देख रहे हो इसको फ्रांस ने बनाई है, और जो लेफ़्ट में बना है ये सिंबलाइज करता है लॉ को, ठीक है, कानून को क्या करेगा ये डिपिक्शंस करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शुरू होता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीज़न, यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, अधिकार इंसान की और वहाँ के लोगों की, इसका ये मतलब है। राइट सच एज राइट टू लाइफ, ठीक है, जीने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, सोच ओपिनियन अपनी जो सोच है उसको बोलने की अधिकार होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी आज़ादी होनी चाहिए कि आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, सब कोई समान होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले था प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, है ना, और बाकी लोग जो है उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, बट लॉ के सामने सब बराबर होना चाहिए। वेर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, ठीक है, तो ये काफ़ी नेचुरल
और इनएलिएनेबल राइट्स प्रोवाइड की गई थी, जो कि आप अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल एज इट इज़ देखोगे। ये बिलोंग करेगा टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर वहाँ पे बर्थ जन्म लिया है तो उससे ये चीज़ छीनी नहीं जा सकती है। ये ड्यूटी है स्टेट का कि वो हर सिटीजन्स की जो राइट्स है, नेचुरल राइट्स को वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है। अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ का सिस्टम बना था। आप यहाँ पे देख सकते हो, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, ये लोग पैसिव सिटीजन्स हैं जो वोट नहीं कर सकते हैं। इनको वोटिंग राइट्स नहीं थी, तो इनको क्या बोलते थे, पैसिव सिटीजन्स, क्योंकि ये टैक्स पे नहीं कर पाते थे, गरीब थे, है ना। नो वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग की राइट्स ही नहीं मिली थी। और ये पूरे फ्रांस में इनकी पॉपुलेशन जो थी वो 3 मिलियन मेन थे। और वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ जो कि 25 ईयर्स से बिलो थे, यानी कम थे। हमने पढ़ा था ना, 25 ईयर्स जो थे वो एलिजिबल एज था वोट का। तो ये 25 ईयर्स से बिलो थे। चिल्ड्रन, वुमेन, सॉरी, यूथ जो बच्चे थे 25 ईयर्स से कम है वो वोट नहीं दे सकते। चिल्ड्रन जो थे वो भी वोट नहीं दे सकते। वुमेन जो थे वो भी वोट नहीं दे सकते थे। और 3 मिलियन मैन जो थे वो भी वोट नहीं दे सकते थे। अब इनके 3 सेपरेट ऑर्गन्स बन गए थे। एक जुडिशरी था, एक एग्जीक्यूटिव था और एक लेजिस्लेचर था। आपको मैंने बताया लेजिस्लेचर का काम है फ्रेमिंग ऑफ द लॉज को बनाना है। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, जो लॉज बन गए अब उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना, यानी लागू करनी है। और जुडिशरी की काम है भाई वो जो लॉज जो इम्प्लीमेंटेड हुई हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अगर नहीं की जा रही है तो उसको क्या मिलेगा, पेनल्टी। तो यहाँ पे इस तरीके से बांट दी गई जैसा हमारा अभी है, ठीक है, सिस्टम। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, एक नेशनल असेंबली होती है जिसमें आपको याद रखना है कि 745 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स, 745। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट है, वैसा ही इनके पार्लियामेंट का नाम था नेशनल असेंबली। ओके, तो कितने मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, 745 मेंबर्स। अब इस नेशनल असेंबली में क्या होगा, इलेक्टोरल्स आएंगे, है ना, तभी तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे रूल करेंगे, कानून बनाएंगे। तो इलेक्टोरल्स जो थे उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन थी। जो टैक्स पेयर्स थे, एक्टिव सिटीजन्स थे, जो काफ़ी हाई रकम में क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। तो एक्टिव सिटीजन्स वो थे ना जो वोट कर सकते थे। और 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन आउट ऑफ 28 मिलियन, आप इमेजिन करो 28 मिलियन तो वोट ही नहीं दे रहे हैं, इनसे 4 माइनस कर दो तो इतने लोग क्या कर सकते थे, ये एक्टिव सिटीजन्स थे। ये वोट करेंगे किसको, इलेक्टोरल्स को। और इलेक्टोरल जब इलेक्ट हो जाएंगे वो नेशनल असेंबली में जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पे सिटीजन्स ने, 4 मिलियन सिटीजन्स ने क्या करा, इलेक्टोरल्स को चुना। इलेक्टोर्स को चुना। अब इलेक्टर्स जो थे वो 50,000 मेन थे ओनली, यहाँ पे विमेन नहीं थी, ओनली मेन थे। तो इनमें कितने थे, 50,000 मेन थे। फिर ये फर्दर वोट करेंगे किसको, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो जिनको ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वोट मिली है, ठीक है। और ये यहाँ पे नेशनल असेंबली में बैठकर क्या करेंगे, कानून बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कंट्रोल की जाएगी, ये क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे राजा को, कि राजा सही से काम कर रहा है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं। और ये किसको कंट्रोल करेंगे, 2 चीज़ को कंट्रोल करेंगे, यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी क्या कर, लेजिस्लेचर कंट्रोल करेगा। ये बिल्कुल एज इट इज़ है जो हमारे में सेम है। किंग जो है इसको कंट्रोल करेगा और मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगा। और वीटो पावर जो है आपको याद रखना है, जो वीटो पावर है वो किसको दी जाएगी, किंग को। अगर मान लो किंग को लगता है कि नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा ही अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब उसके पास पावर आ गई है, तो इसके पास वीटो पावर होगा कि वो उसको कर सकता है, क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है।
तो किंग के पास इतनी पावर वीटो की दी गई थी, लेकिन कंट्रोल किसको कर रहा है नेशनल असेंबली, राजा को और यहाँ के मिनिस्टर्स को। अब आपको याद रखना जुडिशरी में एक अपना सा इकलौता था जिसका नाम था जज। जज को कौन वोट करेगा, तो वही एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करेंगे, और ये बिल्कुल इम्पार्शली सेपरेट ऑर्गन है जो इंटीग्रेटेड मतलब बिल्कुल अलग एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग काम करेगा, और इसका काम है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का फंक्शन को देखते रहे, ठीक है, कि वो ठीक से फंक्शनल कर रहा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल एज इट इज़ एज हावर सिस्टम। ठीक है, हमारा सिस्टम तो हमने इधर ही से लिया है, तो ये बिल्कुल एज सेम होगा, बस थोड़े बहुत रूल्स बदल गए थे। जैसे यहाँ पे जो वीमेन थे उनको पैसिव बताया गया था और रेस्ट ऑफ द मैन वेर ऑल्सो कंसिडर्ड एज पैसिव, तो ये ऐसा नहीं है हमारे में। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब ये डायलॉग बॉक्स में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड डिसीजन में क्या बताई गई है सिटीज़न, क्या इसमें डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, सबसे फर्स्ट टाइम याद रखना फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम ही बात करी जा रही थी एवर इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो ये पोच मेकिंग है। यहाँ पे लोगों ने बात करी कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, मेन जो होते हैं वो आज़ाद उनकी बर्थ होती है, ठीक है, और वो क्या है आज़ाद ही रहना, और वो आज़ाद ही रहते हैं, और उनकी जो राइट्स है वो इक्वल है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रिविलेज्ड बाय बर्थ है, सब आज़ाद ही क्या होते हैं बॉर्न होते हैं और फ्री रहते हैं, और उनकी इक्वल राइट्स रहती है। यहाँ पे हर कोई का एम है कि पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हर जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है इसे हम प्रिजर्व कर सके अपने नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन, यानी कि जो ह्यूमन के जो राइट्स होते हैं ना, जैसे खाना, जीना, ठीक है, राइट टू लाइफ कोई आपसे छीन नहीं सकता है, आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो, ये सब इनएलिएनेबल राइट्स है जिसे आपको वो नेचर ने दिया है, ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये सब आज़ादी, प्रॉपर्टी, आपकी सुरक्षा, ठीक है, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, कोई आपको आपको आपकी हक छीन रहा है, आपको दबा रहा है, तो इस चीज़ के आप खिलाफ़ बोल सकते हो, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। द सोर्सेज ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशंस। यहाँ पे जितने भी सॉवरेनिटी है वो कहाँ पे नेशन में, इसकी जो सोर्सेज हैं वो नेशन में ही रहने वाली है। यहाँ पे कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। जैसे मोनार्की में क्या होता था, राजा क्या करेगा अपनी अथॉरिटी दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप या फिर इंडिविजुअल हो गया वो अपना एक्सरसाइज नहीं करेगा अपनी अथॉरिटी, और जो कि आता है कहाँ से, लोगों में, लोग करते हैं ना ऐसे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ की भी बात की गई है। लिबर्टी मतलब क्या होता है, पावर टू डू वट एवर इज़ नॉट इंजूरियस टू अदर्स, ठीक है। लिबर्टी मतलब आज़ादी। अब आज़ादी तो ये नहीं हो गई कि आपको आज़ादी मिल गई तो आप कुछ भी बोल दो, आप कुछ भी कर लो, नहीं। इसमें ये लिबर्टी आपको पावर उस टाइप की आपको शक्ति देता है कि आप सब कुछ करो बट दूसरों का हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंजurious टू अदर्स, यानी कि दूसरों की हार्म नहीं होनी चाहिए, दूसरों को हर्ट ना हो, ऐसा इसी लिबर्टी बोलते हैं। नंबर 5 में द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजurious टू सोसाइटी। ऐसे लॉ को क्या करेंगे हम, फॉरबिड करेंगे, ठीक है, रोकेंगे ऐसे एक्शंस को जो कि हमारे सोसाइटी के लिए क्या है, हानिकारक है, इंजurious है। लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ठीक है। लॉ क्या है, कानून क्या है, हमारी अपनी चाह है, एक जनरल है जो सबकी चाह होती है, सिर्फ हमारी नहीं है, हम सबकी एक चाह है कि हम खुश रहें, हम आज़ाद रहें, हमारी अपनी सोच को हम बोल सकें, उसे दबाया ना जा सके, है ना। तो ये एक कानून होना चाहिए कि इतना हमें हमारी जनरल विल को हो, ठीक है, लोग यहाँ पे जनरल विल अपनी फॉलो कर सकें। सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट्स इन इट्स फॉर्मेशंस, ठीक है, सिटीजन्स यहाँ पे भाग ले सकते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, पर्सनली और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, या फिर खुद ही या फिर किसी के फॉर्म के थ्रू, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये भी और उसके बिहाफ में ये बोलेंगे। तो यहाँ पे हर सिटीजन्स को यहाँ इक्वली माना जाएगा, कोई भी छोटा नहीं है। 7 में कोई भी जो है इंसान को आप एक्यूज़ नहीं कर सकते, है ना, कि उसने ही किया है ये काम, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते जब तक उसे लॉ नहीं बोलता, ठीक है। लॉ को ही
यहाँ पे निर्धारित की जाएगी कि लॉ उसने कुछ गड़बड़ करी है, उसने कुछ गलत करा है, उसने किसी को मार दिया, चोरी करा, ठीक है, उसे एक्यूजिशन आप नहीं लगा सकते अनलेस जब तक कानून नहीं बोलता है। हर सिटीज़न यहाँ पे क्या कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, आराम से फ्री कर सकता है, ठीक है, अपनी सोच को फ्रीली वो लिख सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं पहले। फ्रेंच में अगर आपने कुछ आर्टिकल लिख दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया है, मेरी राइट्स को छीन लिया, तो उससे बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। इसलिए 11 के लॉ में यहाँ पे ध्यान दी गई है कि आप बोल सकते हो, आप कुछ लिख सकते हो आर्टिकल, है ना, आप प्रिंट कर सकते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉर द अब्यूज़ ऑफ सच लिबर्टी इन केस ऑफ डिटरमाइंड बाय द लॉ, तो ये लॉ ही डिटरमाइन करेगा किस टाइप की आपको लिबर्टी मिल सकती है, ठीक है। 12 में फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अ कॉमन टैक्स इज़ इंडिस्पेंसिबल। अब यहाँ पे क्या की जाएगी, एक पब्लिक फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, उसमें कितनी टैक्स ली जाएगी लोगों से, वो चीज़ को डिटरमाइन कर दिया जाएगा। किसी से ज़्यादा टैक्स नहीं ली जाएगी और सबसे इक्वली टैक्स ली जाएगी, जो कि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम इसको मान नहीं सकते, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पब्लिक फोर्स होगी ये एक्सेस किया जाएगा हर सिटीज़न से बिल्कुल इक्वली प्रोपोर्शन टू देयर मीन्स, ठीक है, जितना वो कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स भी पे करेंगे। 17 में प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, काफ़ी सेक्रेड है, सबसे ज़्यादा पवित्र है और इनवायोबल, जिसको आप वायोलेबल नहीं है, ठीक है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, किसी से भी उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती है जब तक उसमें पब्लिक ने क्या करा, लीगली उसको एस्टेब्लिश नहीं करा कि उसे ज़रूरत है उस चीज़ की, तो कंपनसेशन उसको दे दी जाएगी एडवांस में अगर उसके साथ कुछ हुआ तो ऐसा। तो इस टाइप की लॉज बनी थी, आपको याद रखना है, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट लॉज है जो अभी भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, हमें ये फेमिलियर लगी होगी। अब हम यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट यानी कि जीन पॉल मरात को देखते हैं। ये एक रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट है, ठीक है, या आर्टिकल्स लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, और इनका नाम है जीन पॉल मरात। इसने कमेंटेड करी थी अपने न्यूज़पेपर, इनका न्यूज़पेपर का नाम है लामी डू पीपुल, ठीक है, लामी डू पीपुल, अ फ्रेंड ऑफ द पीपल, इसका ये मतलब है, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है लामी डू पीपुल, तो इसका मतलब है द फ्रेंड ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों का दोस्त, ठीक है। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली, तो इन्होंने क्या करा था न्यूज़पेपर में, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट हुई थी नेशनल असेंबली की, उसको न्यूज़पेपर में कमेंट करा था। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। अब यहाँ पे आप देखोगे, हमने देखा जनरल असेंबली में कौन बैठ रहे हैं, वो 25 ईयर्स के जो एक्टिव सिटीजन्स हैं, पैसिव सिटीजन्स को तो ये पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करा कि आप उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, जो लोग क्या हैं, रिच हैं, अमीर हैं। द लॉट ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड विल नेवर बी इम्प्रूव बाय पीसफुल मीन्स अलोन, ठीक है, यहाँ पे ये शांति से बैठे हैं, इनको छोड़ दी गई है, इनको दबाए जा रही है, ऑप्रेस की जा रही है, इनकी राइट्स नहीं दी जा रही, इनसे छीनी जा रही है, जो गरीब हैं, ठीक है, ये कभी भी इम्प्रूव नहीं हो सकता बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, इनको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हियर वी हैव एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ हाउ वेल्थ इन्फ्लुएंसेस द लॉ। अब यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो आप बिल्कुल ओपनली देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे जो है जो लोग वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनके पास क्या है, एब्सोल्यूट प्रूफ दी जा रही है कि जो लोग टैक्स पे कर पा रहे हैं, और इलेक्टर्स में कौन खड़े हो पा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा रिच होंगे, रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, है ना। तो ये एक एब्सोल्यूट प्रूफ है कि यहाँ पे कैसे जो धन है, दौलत है, उससे हमारी लॉ उसी के हिसाब से डिटरमाइन की जा रही है, इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारा लॉ। येट लॉज विल लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द पीपल एग्री टू ओबे देम। अब ये जो लॉ है, ये कानून तब तक ही लास्ट करेगा, तब तक ही चलेगी जब तक यहाँ पे लोग जो हैं उसको ओबे करेंगे, ठीक है। और जब उनको लगेगा भाई ये लॉ तो अच्छा नहीं है, ये हमारे फॉर्म में नहीं है, वो डिसोबे हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको डिसोबे करेंगे, फिर वो कानून हट जाएगी। एंड व्हेन दे हैव मैनेज टू कास्ट ऑफ द योक ऑफ द एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो अमीर अमीर जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, इनको अगर हटाना है,
ठीक है, बिल्कुल बीच के सिस्टम से हटाना है। दे विल डू द सेम टू द अदर ओनर्स ऑफ वेल्थ, तो ये वही सेम करेंगे जो जिनके पास क्या है, पैसे, धन है। तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ न्यूज़पेपर से ली गई थी, लामी टू पीपल, जिसको लिखा था जीन पॉल मरात ने। ठीक है, ए फ्रेंड ऑफ द पीपल इसका नाम है इंग्लिश में। तो इन्होंने अपनी यहाँ पे सोच को क्या किया था, यहाँ पे प्रोड्यूस करा था, लोगों को बताया कि वेल्थ यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम ड्यूरिंग यहाँ वेल्थ को अभी भी प्रायोरिटी दी जा रही है, हम अभी भी क्या है, चेंड है। गांधी जी ने क्या कहा था, जब तक हम अपनी धन दौलत मटेरियलिस्टिक चीज़ को त्याग न दें तब तक क्या होगा, हमारा देश का जो है वो लोग गरीब ही रहेंगे। ठीक है, लोग गरीब रहेंगे। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स देखेंगे। देखो फ्रांस के लोग जो थे ना, उनको कुछ भी अगर मान लो कोई नई सोच को लाना था, कुछ नई चीज़ दिखानी थी, तो वो एक इमेज के थ्रू वो क्या करते थे, डिपिक्शंस करते थे। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है लाइक दिस, लाइक वी आई हैव शोड यू बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, उसमें भी 2 फेरी बनी थी, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिपिक्शंस थी। हम फर्दर इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेन एंड वुमेन जो है 18th सेंचुरी की, वो कुछ बहुत सारे क्या पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, उनको पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, इसलिए इमेज एंड सिंबल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। अब आप समझ सकते हो कि अगर लोग पढ़ नहीं पा रहे, इसका मतलब यही था कि बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे एजुकेटेड नहीं थे, पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, इसलिए उनको क्या दिखाई जाती थी, एक पिक्चर के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू बार बार यूज़ करके उनको दिखाया जाता था, ताकि उनके दिमाग में वो चीज़ का गहरा असर हो, वो सोचे उस चीज़ के बारे में, है ना। तो प्रिंटेड वर्ड्स का तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, ताकि वो अपना इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को शेयर कर सके वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या हुआ, प्रिंटिंग, लिबर्बियर ने यहाँ पर, हमने लिबर्बियर का पहला भी पेंटिंग देखा था, अब लिबर्बियर ने यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग करा है। ठीक है, कुछ सिंबल्स को यहाँ पर दिखाया है समझाने के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ठीक है, कि जो अधिकार होती है उसके डिक्लेरेशंस उसने दिखाई है। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। द ब्रोकन चेन्स, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक चेन है जिसको तोड़ दी गई है ना, यहाँ से तोड़ दी गई है। तो अब लोग क्या है, यूज़ टू फेटर स्लेव्स, ये बांधने के लिए यूज़ किया जाता था नौकरों को। ठीक है, स्लेव्स को पहले फ्रांस में उनको बांध कर बेची जाती थी, काम पे रखी जाती थी, ज़बरन काम कराई जाती थी। तो अब यहाँ पे ब्रोकन चेन है, यानी कि चेन को तोड़ दी गई है, यानी कि ये खुद से सिंबल क्या है, ये ब्रोकन चेन का ही मतलब हो रहा है कि अब ये आज़ाद हो गए हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फैसेस देख सकते हो आप, ये वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन। ठीक है, एक जैसे आपने हिंदी में भी मुहावरा पढ़ा होगा, एक स्टोरी पढ़ी होगी कि एक छोटी सी जो प्लैंक ऑफ वुड है, आप उसको अगर तोड़ोगे तो वो तुरंत टूट जाएगी, है ना, फोर्स से। और अगर आप मान लो 5-6 प्लैंक ऑफ वुड्स को अगर ये कर देते हो साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, असेंबल करने के बाद फिर जब उसको तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगी। वो अगर मान लो टूट भी गई तो तुरंत नहीं टूटेगी, ईज़िली नहीं ब्रोकन होगी। तो ये वही चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है कि एक सिंगल वुड को आप तोड़ सकते हो, तुरंत टूट जाएगी, लेकिन वही सिंगल वुड को आप पूरा मर्ज कर दोगे साथ में और बांध दोगे, फिर तोड़ोगे तो वो तुरंत नहीं टूटेगी। नॉट एन एंटायर बंडल। ठीक है, पूरा बंडल तो नहीं टूटेगा। तो स्ट्रेंथ कैसे लाई करती है, यूनिटी में। अगर हम पूरे मिल के साथ काम करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, मजबूती मिलेगी। अकेले करेंगे तो हम क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक और इमेज को डिपिक्ट किया गया है, द आई विथ अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। एक ट्रायंगल में आई बना दी गई है और उससे क्या निकल रही है, लाइट्स निकल रही है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दिख रहा है कि हर कोई जो है, ठीक है, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। आप आंखें खोलकर नॉलेज को क्या करो, आप उसको ग्रहण करो, यानी कि खुद में कंसीव करो। ठीक है, अब जब कंसीव करोगे इस नॉलेज को, तो फिर क्या होगा, सन की रेज़ जो है वो निकलेगी, और जो इग्नोरेंस है, जो डार्क है, आपके जो दिमाग में जो डार्क नॉलेज थी, जिस चीज़ आपको पता नहीं था, वो क्या होगा, उस पर लाइट पड़ेगी, वो रिवील होगा। आपकी जो इग्नोरेंस है वो क्या होगा, रिवील हो जाएगा। तो ये भी एक बात हो गई।
टू ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। फिर यहाँ पे एक रॉयल पावर, ये टेलीस्कोप को यूज़ किया गया है। नहीं नहीं सॉरी, टेलीस्कोप नहीं है, ये स्केप्टर है। स्केप्टर जो होता है एक वेपन होता है, ठीक है, जिससे एक वेपन हथियार होती है, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत ऐसा ही दिखता है। ये एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है कि एक राजा जो है उसका पावर है स्केप्टर के थ्रू। फिर स्नेक जो है वो अपना खुद का ही क्या कर रहा है, टेल को बाइट कर रहा है, और जब बाइट करेगा तो ये गोल 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 ही घूमता रहेगा, यानी कि ये इन्फिनिटी है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, एटर्निटी है ना, जो ये चक्र चलते जा रहा है। तो ये एक सिंबल है एटर्निटी का, ये रिंग है जो कि कभी शुरू भी नहीं होगा ना ख़त्म होगा, इसका वो डिपिक्शंस है। फिर यहाँ पे रेड फाइगियन कैप है, जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो। ये कैप जो है ये स्लेव्स पहनते थे, ठीक है, जब ये फ्री हो गए, पहले ये कैप्स नहीं पहनते थे। जब ये मान लो कोई रेड कैप पहना हुआ है ना, इसका मतलब वो क्या है, आज़ाद हो गया है। तो ये फ्री का एक तरह से डिपिक्शन है। दूसरा में आपको एक ब्लू और वाइट रेड दिखेगा। देखो ये जो कपड़े पहनी है ना, दिस इज़ रेड कलर, यहाँ पे क्या है, ये बॉर्डर में वाइट कलर, और इसकी जो कपड़े हैं ये क्या है, रेड कलर। अब हमने पहले भी पढ़ा था रेड कैप सिम्बलाइजेस फ्रीडम, यहाँ भी रेड का क्या है, सिम्बलाइजेशन फ्रीडम की। द नेशन कलर्स ऑफ फ्रांस, तो ये से क्या बना दिया गया, ये नेशन कलर्स फ्रांस का बना दिया गया। अब आप पहले वाले जो इमेज था जो हमने करा था, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड देयर राइट्स था, है ना, देखो यहाँ पे भी वही कपड़े यूज़ की गई है। ये एक फ्रांस का क्या है, नेशनल कलर है, रेड वाइट एंड ब्लू। ओके, रेड वाइट एंड ब्लू, तो ये भी आपको याद रखनी है। फिर दूसरा ये इमेज दी गई है, ये वाला, ठीक है, द विंग्ड वुमेन, यहाँ पे जो वुमेन है उसकी क्या है, विंग्स है। ये क्या शो कर रहा है, लॉ को, ठीक है, कानून को बता रहा है। तो कभी जब हमने फर्दर इमेज देखा था उसमें भी क्या है, एक वुमेन का विंग बना हुआ है, तो ये कानून को शो करेगा, अ विंग्ड वुमेन। ओके, फिर नीचे में द लॉ टैबलेट्स आप देख रहे हो, ये टैबलेट्स है, ठीक है, द लॉ इज़ सेम फॉर ऑल। एक टैबलेट अगर ये सेम साइज़ का है तो दूसरा भी सेम साइज़ का होगा, ऐसा नहीं कि ये बड़ा टैबलेट होगा। यहाँ पे सब कोई कंसीडर क्या करेंगे, इक्वल होंगे, लॉ के बिफोर क्या है, इक्वल है। कोई बहुत अमीर नहीं है, कोई बहुत गरीब नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा क्या है, कोई बहुत ज़्यादा लुक वाइज में, अगर मान लो कोई अगर अगली है तो उसके पास राइट्स नहीं है, ऐसा नहीं है, सब क्या है, लॉ के सामने इक्वल है। कोई भी रिलीजन फेथ हो, सब इक्वल है फॉर एवरीवन। ये जो अभी पार्ट, ये टॉपिक 3 है, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप you have enjoyed this video. Now we'll see you in the next video. Till then, see you guys. Bye bye.